आज हमारा समाज अनेक बुराइयों और कुरीतियों से ग्रस्त है, जिसमें सबसे बड़ी और भयंकर बुराई है दहेज प्रथा। आज इसी बुराई के कारण हमारे समाज में अनेक लड़कियों की उपेक्षा की जाती है और लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके भी अनेक सामाजिक कारण है, जैसे पुत्र प्राप्ति से हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, वंश चलाने वाला व बुढ़ापे का सहारा भी माना जाता है, और मुसलमानों में भी लड़के को ही अधिक महत्व दिया जाता है। परंतु अब शिक्षित समाज लड़कियों को बहुत महत्व दे रहा है, परंतु अभी भी लड़कियों को सभी धर्म में पराया धन समझकर उनकी उपेक्षा की जाती है, क्योंकि शादी में लड़की के साथ साथ बहुत सारा सामान दान दहेज के रूप में देना पड़ता है, जो आज आम तौर पर महंगाई के दौर में लोगों को कुछ नागवार सा लगता है। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये कहानी लिखने का प्रयास किया है और समाज को एक संदेश देने का भी प्रयास किया है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है पश्चाताप के आंसू। आनंदपुर में लता और उसका परिवार रहता था। उसका भाई विनोद उस समय करीब 18 या 20 वर्ष का रहा होगा जब उसकी बहन लता का विवाह हुआ था। जी भर के खर्च किया था माता पिता ने अपनी इकलौती पुत्री की शादी में। रमेश लता का पति किसी फर्म में अकाउंटेंट के पद पर कार्य करता था। वो आधुनिक सुख सुविधा और विलासिता का जीवन व्यतीत करना चाहता था और दोस्तों में बैठकर वो शराब का सेवन भी करने लगा। उसकी ये प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई तो उसकी फर्म में मालकिन ने उसकी इस गलत प्रवृत्ति को बढ़ती देखकर तथा समय पर कार्य पूरा न करने पर उसे चेतावनी दी कि आज से अपना कार्य सही और समय पर किया करो, वरना अपने घर का रास्ता दिखोगे। इतने पर भी जब उसकी दृश्य प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं हुआ तो एक दिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इससे उसकी आय का स्रोत समाप्त होने के कारण वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो गया। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसे एक उपाय सूझा कि वो अपनी पत्नी को दबाव देकर तथा प्रताड़ित करके उसकी मायके से धन की मांग करे। तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तरह तरह की फरमाइश करने लगा। जो व्यक्ति किसी ऐप को करने लगता है तो दिन प्रतिदिन उसकी तरफ उसका रुझान बढ़ता ही जाता है। दुनिया की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती, बस उसे तो वही अपनी धुन लगी रहती है। जैसे कोई मोहब्बत में दीवाना हो जाता है और उसे अपनी प्रेमिका के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, उसी तरह वो नशे में इतना रम जाता है कि उसे कुछ और सूझता ही नहीं। इस प्रकार वो समाज और दुनियादारी की सभी मर्यादाओं को त्याग कर अपनी जिंदगी को शराबी जिंदगी में बदल लेता है। तो रमेश ने भी ऐसा ही किया। शादी के 2-4 वर्ष तो बहुत खुशी से बीते, परंतु फिर रमेश ने अपनी पत्नी को छोटी छोटी बातों पर तंग करना शुरू कर दिया और मारने पीटने भी लगा तथा अपनी पत्नी लता से तरह तरह की फरमाइश भी करने लगा। तो कुछ समय तक तो चला, चुपचाप रही। जब उसे ज़्यादा परेशान किया जाने लगा तो उसने अपने भाई विनोद को सारी बात बताई। तो विनोद परेशान हो गया और उस दिन उसे नींद नहीं आई। विनोद लता का भाई अपनी बहन लता की खातिर उनकी छोटी मोटी फरमाइश पूरी कर दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर लता ने चंद्रमा के समान सुंदर एक पुत्री को जन्म दिया। इससे उसके ससुराल को जैसे सांप ही सूंघ गया। कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। बच्चे के जन्म पर खुशियों के बदले दुखों के बादल मंडराने लगे। इस अभागिन बच्ची ने क्या बिगाड़ा था इस परिवार का, जिसकी वो नई सदस्य बनकर आई थी? उसे क्या पता था कि उसके जन्म पर खुशियों के बदले उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ेगा। वो रे किस्मत की किताब लिखने वाले, तेरी दुनिया में पता नहीं आगे और न जाने क्या क्या होगा। लता तो अपनी बच्ची को बहुत चाहती थी, परंतु उसके ससुराल वाले उससे रुष्ट रहने लगे और लता की सास मालती देवी ने तो उसका जीना ही दुभर कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर भी उसे 1000 बातें कहकर दम लेती, जैसे तू कहाँ से हमारे सिर मर गई थी, निकट्टी कहीं कि तूने अपनी पहली औलाद को ही लड़की को जन्म दिया। अगर लड़का होता तो
हमारे खानदान का नाम रोशन होता। इसी तरह की बातें उसे यदा कदा अथवा रोजाना कही जाने लगी। इससे लता कुमलाने लगी तो पुष्प यानी नन्ही बच्ची अलका भी मुरझाने लगी, क्योंकि उसे अपनी माँ का दूध भरपेट नहीं मिल रहा था। जबकि लता ठीक से खा पी नहीं रही थी तो उसे दूध कहाँ से उतरता। कोई भी व्यक्ति जब उसे किसी प्रकार की चिंता हर समय सताए रहती है तो उसे कैसी नींद आए, कैसे भूख प्यास लगे। ये शास्त्र है कि हर समय की चिंता तो चिता से भी भयंकर होती है। चिता तो केवल मरे हुए व्यक्ति को ही खा जाती है, परंतु चिंता तो जीते ही आदमी को जला डालती है। रमेश, लता का पति, अपनी माँ के दबाव में आकर एक पत्र लता के भाई विनोद के पास लिखकर आनंदपुर भेजता, जिसमें लिखा था कि विनोद, तुम जल्दी से एक मोटरसाइकिल और कलर टीवी का इंतज़ाम कर लेना, वरना अपनी बहन को यहाँ से आकर ले जाना, समझे? मेरी बात को अच्छी तरह याद कर लो। मोटरसाइकिल और कलर टीवी या अपनी बहन को यहाँ से आकर ले जाना, दोनों बातों में से जो आपको उचित लगे उसी पर अपना फैसला करना। और क्या लिखूं, तुम तो खुद ही समझदार हो, बाकी बातें बाद में होगी। पत्र पढ़कर विनोद के रोंगटे खड़े हो गए, परंतु वो कर भी क्या सकता था। उसके पास आय का कोई अच्छा साधन नहीं था, बस 15-16 बीघा थोड़ी सी जमीन के खूड़ ही थे। लता के भाई विनोद ने अपनी मजबूरी का सारा हाल एक पत्र में लिखकर अपने जीजा श्री रमेश के पास भेजा कि जीजा जी, सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला जिसमें आपने मोटरसाइकिल और कलर टीवी के लिए लिखा था। जीजा जी, आज मेरी हालत बहुत ख़राब है। खेती में भी धान की फसल बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गई थी, सारी लागत बेकार हो गई। अब तो मैं मजबूर हूँ, आपकी मांग पूरी करने की क्षमता मुझ में नहीं रही। हाँ, गन्ने की फसल पर आपकी मांग पूरी करने की कोशिश करूँगा। आप मेरी बहन को परेशान मत करना, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करने का कष्ट करें। आप तो समझदार हो। आपका अपना प्रिय विनोद कुमार रमेश। वो विनोद का पत्र जब मिला तो उसका हाल मालूम हुआ। पत्र पढ़ने के बाद तो वो आग बबूला हो गया। पत्र आने के बाद से तो लता को बहुत ही परेशान किया जाने लगा, यहाँ तक कि उसे एक दिन किसी बात पर घर से निकाल दिया गया। इतना सुनते ही लता के अंदर का धधकता ज्वालामुखी सा आक्रोश दिल में फूट पड़ा। लता फूट फूट कर रोने लगी और बहुत चुप करने पर भी उसकी माँ भी उसके आंसू रोक सकने में असमर्थ न हुई। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, देखो, इस बेदर्द ज़माने में जिनके आंसू भी कम होते हैं दिल की आग बुझाने में। ससुराल के बाद यानी लड़की का कोई ठिकाना है तो वो उसकी मायके में ही होता है। अपनी पुत्री को साथ लेकर वो अपने भाई विनोद के पास चली आई, परंतु लता ने अपने स्वाभिमान को डिगने नहीं दिया। लता ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे जवाहरलाल नेहरू रोजगार गारंटी योजना के छड़ लेकर सिलाई मशीनें खरीदी और ग्रामीण व अपने शहर आनंदपुर की औरतों के कपड़े सिलने तथा लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने आनंदपुर में ही अपना रहने का ठिकाना बना लिया और उसकी ज़िंदगी के पल भी अब आसानी से गुजरने लगे। उसकी लड़की अलका भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ समय पश्चात वो बढ़ने भी जाने लगी। वो पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज थी, फिर भी थोड़ा बहुत मदद उसकी माँ लता भी कर दिया करती थी। अलका ने विज्ञान वर्ग से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उसके पश्चात बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में बहुत अच्छे अंकों में पास करके उसने CPMT की परीक्षा में अच्छी रैंक से पास की, जिसके फलस्वरूप उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में प्रवेश मिल गया। तो विनोद ने कृषि कार्ड पर कर्ज ले लिया और अपने मामा विनोद की बदौलत अलका को एजुकेशन लोन भी आसानी से मिल गया। जब अलका MBBS कर रही थी तो उसकी मुलाकात अनुराग नामक सहपाठी के साथ हो जाती है और उसे जब अलका ही दर्द भरी जिंदगी की कहानी का पता चलता है तो वो बहुत प्रभावित होता है। अलका से सच्ची दोस्ती करने का वचन देता है।
घर का खुशहाल होने के कारण वो कदम कदम पर अलका के सामने आने वाली हर परेशानियों में उसकी आर्थिक सहायता भी करना चाहता है। लेकिन अलका उससे ये कह देती है कि मुझ में अभी आत्मविश्वास है, इसलिए मुझे किसी की आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। अनुराग कहता है कि मैडम, आप तो यूं ही छोटी सी बात पर बुरा मान गई। मेरा आशय आपके जज्बात भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं और ये वचन देता हूं कि कभी भविष्य में आपके जज्बात भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अलका ने जब अनुराग को अपने मन रूपी कसौटी पर खरा उतरते देखा तो उससे मित्रता करने पर सहमत हो गई और अनुराग भी। तो धीरे धीरे उनमें ये मित्रता प्यार का परवान बनकर सामने आएगी। लेकिन सच्चा प्यार करने वालों की ईश्वर भी सहायता करते हैं और दोनों ने ही MBBS की डिग्री अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। फिर कुछ दिनों तक चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल में अनुभव प्राप्त करने के उपरांत अलका ने निजी प्रैक्टिस करनी प्रारंभ कर दी और देखते ही देखते आनंदपुर और आसपास की एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई। लोगों की जुबान पर जब भी कभी डॉक्टर का नाम आता तो डॉक्टर अलका का ही नाम आता था। महात्मा कबीर दास जी ने ठीक ही कहा है कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। एक बार लता की सास मालती का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई तो लोगों ने डॉक्टर अलका की शोहरत सुनकर उसे भी डॉक्टर अलका के नर्सिंग हॉल देखते हुए तुरंत उसका उपचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी कर्तव्य निष्ठा और सहानुभूति पूर्वक मालती को मौत के दरवाजे से वापस करके एक नई जिंदगी प्रदान की। किसी के द्वार जब लता को उसकी सास के एक्सीडेंट का पता चला कि उसकी सास डॉक्टर अलका के नर्सिंग होम में है तो वो अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर उसे देखने वहां पहुंच जाती है। लता की सास मालती को उपचार के दौरान जब खून की आवश्यकता पड़ती है तो इसी बीच लता अपना खून देने को तत्पर हो जाती है। लता ने अपनी पुत्री डॉक्टर अलका से कहा कि आप मेरा खून ले लो, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। अलका ने जब अपनी माँ लता से पूछा कि मम्मी जी आप खून क्यों देना चाहती हैं, तो लता ने जवाब दिया कि यदि मेरे खून से किसी की ज़िंदगी मिल सकती है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। किसी के प्राण बचाना तो धर्म का काम है। यही सोचकर मैंने अपना खून देने का निश्चय किया है। जब दोनों के खून का पैथोलॉजी लैब में ग्रुप का परीक्षण करने व अन्य परीक्षण करने के लिए पहुंचाया गया तो इत्तेफाक से लता के खून का ग्रुप भी वही निकला जो उसकी सास मालती के खून का था। B पॉजिटिव ग्रुप। लता ने एक बोतल खून दिया, फिर वो खून उसकी सास मालती की रगों में दौड़ने लगा। कुछ समय पश्चात लता की सास को होश आने लगा और जब पूरी तरह होश में आ गई तो सामने बैठी तिरस्कार की हुई अपनी बहू लता को और अपनी पुत्री सविता लता की ननद के द्वारा ये बताए जाने पर कि इसी लता भाभी ने ही आपको अपना खून दिया था, तो ये सुनकर उसकी आंखों के सामने अपने पहले किए हुए दुराचार उसकी स्मृति पलटकर चलचित्र की भांति नजर आने लगे और उसका हृदय शोक और आग गिलानी से भर उठा। उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से झलक उठी और जब उसे डॉक्टर के बारे में पता चला कि वो कोई और नहीं उसकी अपनी वही पोती अलका ही थी जिसके पैदा होते उसके हृदय को आघात पहुंचा था। ये सुनकर तो उसका मस्तक लज्जा से और अधिक झुक गया और तिलांजलि दी हुई बहू लता से अपनी ही हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। माँ जी, क्षमा मुझसे नहीं बल्कि उस परम पिता परमेश्वर से मांगनी चाहिए जिसने आपके घर में इस बच्ची अलका को जन्म दिया था और आपका कोई कुल दीपक पैदा नहीं किया था। माँ जी, सिर्फ बेटा ही अपने खानदान का नाम रोशन नहीं करता
बल्कि बेटी भी अपने खानदान का नाम ऊंचा कर सकती हैं, बशर्ते कि उसे भी वही आदर भाव मिले जो एक बेटे को दिया जाता है। भारत की बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। शासन करने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक कोई काम अछूता नहीं है। लता की बातें सुनकर उसकी सास, ननद और माँ के इशारों पर नाचने वाले पति की अपनी बेटी से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर अलका ने अपने पिता से पूछा कि वैसे तो आपने पिता होने के बारे रास्ते बंद कर दिए हैं, परंतु ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता बिसराया नहीं जा सकता। तो पापा जी, आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई? मेरी माँ ने कितने दुख उठाकर मुझे पाला पोसा है, तमाम रातों को जागकर अपनी नींदें मेरी परवरिश पर कुर्बान की है। क्या आप मेरी माँ की वो नींदें वापस लौटा सकते हो? क्या आप मुझे वो बाप का प्यार लौटा सकते हो जिससे मुझे वंचित रहना पड़ा है? मेरी क्लास की लड़कियाँ अक्सर मुझसे पूछा करती थी कि पेरेंट्स मीटिंग में हमने कभी आपके पापा जी को आने नहीं देखा, तो मैं उनसे ये कहकर पीछा छुड़ाने का प्रयास करती थी कि मेरे पापा ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, जिसके कारण वो नहीं आ सके। रमेश, बस बेटी मेरी बहुत बड़ी लगती है। मैं गलत संगत में फंस गया था, जिसके कारण मेरा सब कुछ खो गया था, यहाँ तक कि मेरी नौकरी तक चली गई थी। पैसे के अभाव में मैंने आपके मामा को भी परेशान किया। नशे की बुरी आदत के कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कहते कहते रुआंसा हो गया। डॉक्टर अलका ने कहा, पापा जी, रमेश ने बेटी अलका को स्नेह से अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए और तिरस्कार की हुई पत्नी लता से आंख मिलाने का साहस नहीं हुआ। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर लता ने हाथ जोड़कर कितनी विनती करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आप जैसी सुलक्षणी पत्नी को तिरस्कार और प्रताड़ित किया, जिसकी सजा मुझे ईश्वर ने पहले ही दे दी। परंतु अब मुझे ठोकर खाकर अक्ल आई है। अब मैं सभी गलत संगतों से दूर हो गया हूँ। गुरुजी की शरण में जाने से अब मैंने नशा करना भी छोड़ दिया और सच्चाई का दामन थामने में मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब मैं सभी गलत संगतों और दुर्व्यवहारों से विरक्त होकर साधारण जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी पूछताछ पर सकती हैं। लता वो उसकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी तो लता ने रमेश को माफ़ करना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ भुलाकर अपने ऊपर किए गए अत्याचार को दरकिनार रखते हुए रमेश को दिल से माफ़ तो कर दिया, परंतु उन्होंने लता के साथ बहुत प्रताड़ना की थी जिसे भुलाना संभव नहीं है। बेटी अलका ने साफ मना कर दिया कि मम्मी, अब हम इनके साथ नहीं रह सकते। लता अच्छे पारिवारिक संस्कारों में पली बड़ी थी। लता के भाई विनोद ने परेशानी में बहुत जी जान से साथ दिया। अलका की पढ़ाई में बहुत बड़ी सहायता की, जिसका परिणाम अलका की MBBS की डिग्री है। इसलिए लता जानती थी कि परिवार की कीमत और असहमियत क्या होती है। एक परिवार टूटता है तो उसकी कोई पीढ़ियों पर असर पड़ता है, और जब कोई परिवार सुधरता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा गांव, शहर भी सुधरने लगता है। इसलिए रमेश के गांव वाले भी अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे और अलका की मिसाल देखकर अपनी बेटियों के साथ साथ औरों को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने लगी और सभी मिलकर खुशी से रहने लगे, जिससे पूरे गांव तथा समाज के सभी वर्गों में बेटी पैदा होने पर बेटों से भी ज़्यादा खुशियां मनाने लगे। मैंने अपनी इस कहानी में समाज में व्याप्त कृतियों और अन्य समस्याओं को उजागर करते हुए समाज और देश को बेटियों का अधिक मान सम्मान दिए जाने का सार्थक प्रयास किया है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।